हेलो प्लस टू साइंस। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो केमिकल काइनेटिक्स का जितना पोर्शन हम लोग कवर कर चुके थे वो सारा का सारा पोर्शन आप लोगों के सिलेबस में है। कुछ एक टॉपिक्स जो केमिकल काइनेटिक्स के आप लोगों को करवाने रहते थे, जैसे कोलिजन थ्योरी करवानी थी, एक्टिवेशन एनर्जी आप लोगों को करवाना था बच्चों, तो वो आप लोगों के सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो आज हम लोग कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ रहे हैं इन गैसियस फेज। और कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे बच्चों, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। उसके बाद बच्चों ये यूनिट कवर करने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे विच विल बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पहले केमिकल काइनेटिक्स कवर करते हैं बच्चों। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों को जो पढ़ना रहता था बच्चों वो था फर्स्ट ऑर्डर का, मैं आप लोगों को मैथमेटिकल पार्ट करवा चुका था। वो क्या था बच्चों, के टी इज इक्वल टू एल एन ए बाई ए माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों ने मैथमेटिकल डेरिवेशन किया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का, और इसको सिंप्लीफाई मैंने किया था। के टी इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स में लिखता था। ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मैथमेटिकल पार्ट निकल के आया था, मैथमेटिकल डेरिवेशन हम लोगों ने निकाला था। यहाँ पे ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, ए यहाँ पे रिप्रेजेंट करता होता था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए मानो मैंने कोई रिएक्टेंट लिया है और ये कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है, कुछ ऐसे ही ले रहा था मैं, ए कोई रिएक्टेंट था, पी कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए यहाँ पे होती थी, और मैं यहाँ से बोलता था कि मानो ए में से कुछ इसकी अमाउंट टूट गई। मैं बोल रहा था कि अगर एक्स अमाउंट इसमें से डिकम्पोज हो गई तो ये एक्स यहाँ पे बन जाता था बच्चों, प्रोडक्ट एक्स बन जाएगा। तो ए इनिशियल क्वांटिटी होती थी रिएक्टेंट की, और ए माइनस एक्स यहाँ पे होती थी लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ ए बोलो, यहाँ पे ए क्या है, रिएक्टेंट है, और एक्स क्या होगा बच्चों, एक्स होता था डीकम्पोज्ड क्वांटिटी, एक्स होता था डीकम्पोज्ड क्वांटिटी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका। तो ये मैथमेटिकल पार्ट, ये मैथमेटिकल जो रिलेशन हमारा आया था, मैंने बोला था ये आप लोगों को याद होना चाहिए, और log 1 to 10 की वैल्यूज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, ये काम मैंने आप लोगों को दिया था छुट्टियों से पहले। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैसियस फेज, गैसियस फेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, गैसियस फेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। लो जी, आप लोग लिखोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ऑफ गैस फेज, या इन गैस फेज लिख लो बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं बात करता हूं गैसियस फेज में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस किस तरीके से होंगी, उसका मैथमेटिकल पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं। रिलेशन वही आएगा आप लोगों का, बस गैसियस फेज में मैं कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दूंगा। गैसियस फेज में मैं कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दूंगा। मैंने बोला कि मानो कोई रिएक्टेंट ए था और वो कौन सी फेज में पड़ा था, गैसियस फेज में पड़ा था। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बी विच विल आल्सो बी इन गैसियस फेज, एंड प्रोडक्ट सी दैट विल आल्सो बी इन गैसियस फेज। ठीक है, कोई रिएक्टेंट ए था, ये प्रोडक्ट बी और सी में कन्वर्ट हो गया, दोनों ही गैसियस फेज में प्रेजेंट है बच्चों। मैं कहता हूं कि किसी टाइम टी के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन मैं ए लेता था, किसी टाइम टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, मैंने इसकी कंसंट्रेशन ए ली हुई थी। अब कंसंट्रेशन की बात मैं यहां नहीं करूंगा, मैं सीधा यहां पे बात करता हूं, मैं प्रेशर की बात करता हूं। मैं कहता हूं इसका प्रेशर था P0 था। स्टार्टिंग में मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट ए प्रेजेंट है, कंपोनेंट बी और सी मेरे पास नहीं बना, सिर्फ कंपोनेंट ए प्रेजेंट है। कंपोनेंट ए गैसियस फेज में प्रेजेंट है, तो जो मेरे पास रिएक्शन है, जो मेरे पास रिएक्शन मिक्सचर होगा, उसमें सिर्फ ए पड़ा हुआ है, और ए की वजह से ही प्रेशर होगा। उस प्रेशर को मैंने क्या बोल दिया, P0 बोल दिया, P0। जैसे मैं बोलता था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, तो मैं इसको बोलूंगा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए।
एट टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो कंपोनेंट बी नहीं बनेगा, उस टाइम पे कंपोनेंट बी जब बना ही नहीं तो उसकी वजह से प्रेशर क्या आएगा, 0। एंड इन द सेम वे प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट सी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अब मैं कहता हूं कि टाइम t इज इक्वल टू टी पे इसमें से कुछ ना कुछ इसका प्रेशर हो गया कम। क्यों कम हुआ, क्योंकि ए की अमाउंट कम हुई, रिएक्टेंट की अमाउंट टाइम के साथ साथ घटती जाएगी, प्रोडक्ट की अमाउंट टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी। और अगर रिएक्टेंट की अमाउंट टाइम के साथ साथ कम होती जाएगी तो अमाउंट कम होगी तो रिएक्टेंट की वजह से जो प्रेशर लगने वाला है वो भी तो क्या होगा, कम होगा। तो इनिशियल प्रेशर में से रिएक्टेंट ए के मैंने कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर रिड्यूस कर दिया और यहाँ पे उतना ही प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, सेम प्रेशर पी यहाँ बढ़ जाएगा कंपोनेंट बी की वजह से, और प्रेशर पी यहाँ बढ़ेगा स्मॉल पी ड्यू टू कंपोनेंट सी। तो बच्चों अगर मैं निकालना चाहता हूँ टोटल प्रेशर, मैं लिख रहा हूँ टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। बच्चों जरा ध्यान से समझो इस चीज को, मैंने क्या किया है। मैं कहता हूं कि पहले मेरे पास सिर्फ कंपोनेंट ए पड़ा था और कंपोनेंट ए की वजह से प्रेशर कितना था, पी नॉट था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन चलती गई ये कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी और सी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। तो अब मेरे पास 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट बी भी है, ए से कंपोनेंट बी बन गया और कंपोनेंट सी बन गया, 2 कंपोनेंट बन गए बी एंड सी। और तो अब जो टोटल प्रेशर होगा वो इन तीनों कंपोनेंट्स की वजह से होगा। टोटल जो प्रेशर होगा रिएक्शन मिक्सचर का वो इन तीनों कंपोनेंट्स की वजह से होगा। तो मेरे को तीनों कंपोनेंट के प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तीनों कंपोनेंट के प्रेशर को ऐड करूंगा बच्चों। मैं बोलता हूं टोटल प्रेशर को मैं इंडिकेट कर देता हूं कैपिटल पी टी से, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, टोटल प्रेशर निकलेगा पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी, पी नॉट माइनस पी, तीनों कंपोनेंट के प्रेशर को ऐड कर दो। पी नॉट ये पी से पी कैंसल आउट हुआ तो बच गया क्या, पी नॉट प्लस पी दैट इज इक्वल टू पी टी। तो स्मॉल पी की वैल्यू यहां से निकालना बच्चों क्या आएगी, पी टी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल पी। आई थिंक यहां तक बात सभी को क्लियर होगी। मैंने क्या किया, यहां से स्मॉल पी की वैल्यू कैलकुलेट की है, स्मॉल पी की वैल्यू मैंने यहां से कैलकुलेट की है और कुछ नहीं किया। क्लियर है जी बच्चों, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट एनी टाइम टी। अब देखो बच्चों ये क्या था, इनिशियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, यह है कंपोनेंट ए का इनिशियल प्रेशर। अच्छा ये क्या है, यह है कंपोनेंट ए का प्रेशर आफ्टर टाइम टी। इसको अगर मैं यहां डिनोट कर देता हूं पी ए से, पी ए से, यह है पी नॉट इनिशियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पी ए प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए आफ्टर टाइम टी। पी ए को क्या बोलूंगा, प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए आफ्टर टाइम टी। इस चीज को ऐसे समझो कि मान लो स्टार्टिंग में कहता हूं मैं ये 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा था, स्टार्टिंग में 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा था। कुछ एक टाइम के बाद जब रिएक्शन चलनी शुरू हुई तो इसका कुछ एक अमाउंट ऑफ प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। मैं कहता हूं 5 में से मानो 1 एटमॉस्फेयर इसका कम हो गया। तो इनिशियल था पी नोड में से कितना कम हुआ, 1 एटमॉस्फेयर कम हो गया। तो जो बच गया उसको मैं क्या बोल रहा हूं, पी ए बोल रहा हूं। प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए आफ्टर टाइम टी, उसको मैंने क्या बोला, पी नॉट माइनस पी। तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा बंधुओं 4 एटमॉस्फेयर, है ना। इसको बोलूंगा प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए आफ्टर टाइम टी। तो ये है कंपोनेंट ए का प्रेशर आफ्टर टाइम टी। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से स्मॉल पी की वैल्यू यहां से उठा के इसके अंदर पुट कर दे रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए आफ्टर टाइम टी। मैं निकाल रहा हूं प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। इसको मैं दिखा रहा हूं बच्चों, मानो यहां से मैंने इसको दिखा दिया पी ए से, पी ए से। तो पी ए कैसे निकलेगा, पी ए निकलेगा बच्चों पी नॉट माइनस पी करके निकलेगा, पी नॉट माइनस पी करके निकलेगा। और पी की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली थी, पी टी माइनस पी नॉट। तो मैं यहां पुट कर देता हूं इसको, ये क्या आएगा, पी नॉट माइनस
पी टी माइनस पी नॉट, तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 2p नॉट माइनस पी टी, इट विल बी प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए आफ्टर टाइम टी, पी ए। क्लियर है जी, 2p नॉट माइनस पी टी। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी बच्चों, बहुत सिंपल है। मैंने एक तो निकाला यहाँ से टोटल प्रेशर पी टी, और वहाँ से मैंने स्मॉल p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उस स्मॉल p की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, ये मैंने निकाल लिया कंपोनेंट ए का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। पार्शियली बोलूंगा क्योंकि टोटल तीनों कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट ए का जो प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट ए आफ्टर टाइम टी कितना होगा, दैट विल बी 2p नॉट माइनस पी टी। तो बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर का जो रिलेशन पढ़ा था वो क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन होता था के टी, कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख रहा हूं मैं अभी, 2.303 log बेस 10 a बाय a माइनस एक्स। अब ये a यहाँ पे क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। लेकिन अब मैंने कंसंट्रेशन की बजाय वहां क्या लिया है, प्रेशर लिया है, तो मैं इस a को रिप्लेस कर दूंगा प्रेशर से। अब सर कंसंट्रेशन को प्रेशर से कैसे रिप्लेस कर दिया आपने, बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, तो P इज इक्वल टू गैसियस फेज में N/V RT, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आ गया था यहाँ से, देखो ना, P इज इक्वल टू CRT लिख दिया मैंने, P इज इक्वल टू CRT, प्रेशर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन। प्रेशर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, तो मैं यहाँ कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर देता हूँ, प्रेशर से रिप्लेस कर देता हूँ। बस इतना सा फंडा और कुछ भी नहीं है, तो मैंने कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया प्रेशर से। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ बच्चों, मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ यहाँ, मैं कहता हूँ कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, जिसको मैं क्या लेके चल रहा था, स्मॉल ए लेके चल रहा था, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए के। यस और नो, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, और जो कि कितना है पी नॉट, जो कि कितना है पी नॉट, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया पी नॉट के, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों किसके, पी नॉट के। तो मैं ए की जगह क्या पुट कर दूंगा यहाँ, पी नॉट पुट कर दूंगा सीधा सीधा। और मैं कहता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी ले लो आप, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, ए की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी वो कितनी बचती थी, अगर मैंने इसको ए लिया था तो ये कितनी बचती थी बच्चों, a माइनस एक्स, यही आता था ना। तो a माइनस एक्स यहाँ पे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, मैं अगर बोल देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ a आफ्टर टाइम टी लिख देता हूँ मैं, ये कितनी आएगी, a माइनस एक्स, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी प्रेशर ऑफ a आफ्टर टाइम टी, प्रेशर ऑफ a आफ्टर टाइम टी, प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, है ना। तो ए माइनस एक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, पी नॉट माइनस पी के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों, पी नॉट माइनस पी के। और पी नॉट माइनस पी किसके बराबर आया था, ये देखो 2p नॉट माइनस पी टी, 2p नॉट माइनस पी टी। तो बस बच्चों मैं यहाँ प्रेशर की टर्म्स में निकाल देता हूँ, इसको लिख दूंगा 2.303 लॉग ऑफ ए की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनिशियल प्रेशर पी नॉट, और ए माइनस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, 2p नॉट माइनस पी टी। तो ये आ गया प्रेशर की टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन। कई बार पूछ लेता है, गैस फेज में पूछ लेता है बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, और वहाँ से आप लोगों को कंसंट्रेशन की बजाय प्रेशर की वैल्यू पुट करनी होती है। इनिशियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A reactant, initial pressure, and this will be the total pressure of the reaction mixture, and you will get the values of rate constant and the time in which the reaction will get completed। ठीक है ना। सो आगे मूव करते हैं बच्चों, इसको नोट कर लेना ध्यान से, देख लो एक बार। ठीक है जी। तो बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की। चलो देखते हैं
कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर आप लोगों को इनिशियल रेट मेथड भी करवाना है। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और आता है आप लोगों का, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसी यूनिट के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन तो बेसिकली 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक तो कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है बच्चों, दूसरा टेम्परेचर अफेक्ट करता होता है, और तीसरा अफेक्ट करेगा बच्चों कैटलिस्ट वगैरह। ये ले लो कैटलिस्ट, है ना। ये डिटेल में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका पहले, +1 में आप लोगों ने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है ना। कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, कम भी कर देते हैं, पता है आप लोगों को। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? अब देखो, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ऐसे लिखता हूँ कि ए की पावर 1 ले लिया मैंने, कि ए के विद रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और बी के विद रिस्पेक्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, ए की पावर 1 बी की पावर 2। तो ये कहता है कि अगर मैंने इस रिएक्शन के अंदर ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और बी की कंसंट्रेशन को मैंने कर दिया बच्चों 3 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दिया, तो बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया, तो नई कंसंट्रेशन ए डैश आ गई, दैट विल बी 2a, और यहाँ नई कंसंट्रेशन को मैं बी डैश दिखा देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 3b। तो बोलेगा कि जो अब रिएक्शन का रेट आएगा वो क्या आएगा? तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट कई बार होता है इसके ऊपर। तो ये देखो क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, के ए की जगह पुट कर देता हूँ 2a, और मतलब क्योंकि अब तो a डैश आएगा ना, तो a डैश की जगह क्या आएगा 2a, इसकी पावर 1, ऐसे ही b डैश की जगह कितना आ जाएगा 3b, और इसकी पावर कितना चला जाएगा 2 चला जाएगा बच्चों। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा 2, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो r डैश बोल देता हूँ मैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन r डैश, दिस विल बी इक्वल टू k, 2 बाहर आ जाएगा, a की पावर कितना 1, यहाँ से 9 आएगा, तो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा, और इसको मैं लिखूंगा b की पावर कितना जाएगा 2 जाएगा। अब ये देखो k a की पावर 1 b की पावर 2, k a की पावर 1 b की पावर 2, ये क्या था बच्चों? ये था पहले वाला रेट ऑफ रिएक्शन। तो r डैश विल बी इक्वल टू 18r हो जाएगा। तो जो रिएक्शन का नया रेट आएगा वो पहले वाले रेट के कंपैरिजन में 18 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 18 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द रेट ऑफ द रिएक्शन जो कि हमने पहले लिया था। उसके कंपैरिजन में जो नया रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो 18 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट आता है, कई बार वो पूछ लेता है आप लोगों से। अच्छा, एक टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? यहाँ पे एक डेफिनेशन आती है कई बार टेम्परेचर कोफिशिएंट की। यहाँ एक टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन आती है, वो लिख लो बच्चों। टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन आती है ना। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या कहता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट कहता है कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर मैं किसी रिएक्शन के लिए 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे रिएक्शन का रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। सीधी सी बात यह है कि मान लो रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रही थी स्टार्टिंग में, और मैं 25 से कहाँ चला गया 35 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। मैंने 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो उससे रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिएक्शन का रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ये कहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो कई बार टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन पूछी जाती है बच्चों आप लोगों से, और जो अर्हेनियस इक्वेशन आप लोगों के सिलेबस से कट हो गया वो भी बेसिकली टेम्परेचर का ही इफेक्ट बताता होता था। रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, वो भी इसी चीज़ को डिस्कस करता था। तो ठीक है, वो तो अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन लिख लेना बच्चों। विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, with every 10 degree rise in temperature, the rate of the reaction will becomes 2 to 3 times, will becomes 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना हो जाएगा। विल बिकम्स 2 to 3 टाइम्स। जो इसका इनिशियल हम लोगों ने रेट लिया था रिएक्शन का, उसके कंपैरिजन में जो नया रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दैट रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम्स 2 to 3 टाइम्स एज कंपेयर टू इट्स इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। आगे लिख लेना। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट
निकालते होते हैं हम। टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बच्चों? टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालने का तरीका होता है कि मैं रेट कांस्टेंट जो अब आया है मेरा, जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहा था कि मान लो रिएक्शन पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रही है और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया उसको 35 डिग्री सेल्सियस पे मैं ले गया, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो पहले था, रेट कांस्टेंट जो पहले था 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ चेंज होगा बच्चों। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ चेंज होगा, ध्यान रखना। के की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ, टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ साथ के की वैल्यू चेंज करती है। तो यहाँ पे के की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे जो थी और जो के की वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस पे जो आई, उन दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो टेम्परेचर कोफिशिएंट निकल आएगा यहाँ से। तो इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू, इसको अगर मैं जनरली लिख दूँ यहाँ से टी प्लस 10 और के टी, रेट कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर टी और रेट कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ 2 से 3 गुना बढ़ेगी, तो इनका जो रेशियो आएगा 2 से 3 के बीच में आएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू आएगी 2 to 3 आ जाएगी लगभग, यहाँ 2 से 3 के बीच में आएगी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू। ठीक है जी बच्चों, ये है आप लोगों का टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो हम लोग आगे अब कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं इसकी। देखो बच्चों, ठीक है जी बच्चों, तो ये था कैटलिस्ट का इफेक्ट, आप लोग पढ़ लेना। कंसंट्रेशन का मैंने बता दिया आप लोगों को, तो बस ये टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा 2 to 3 टाइम्स। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ इतना खास ये मुश्किल नहीं है। देखो अब आगे मैं बात करता हूँ, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखो बच्चों। सारे के सारे मैथमेटिकल रिलेशन आप लोगों को ध्यान होने चाहिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो ही आप लोगों के सिलेबस में है, ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए मैथमेटिकल पार्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। वो होता था x इज इक्वल टू के टी, एक्स यहाँ पे होती थी डीकम्पोज्ड क्वांटिटी, जो अमाउंट टूट गई रिएक्टेंट की वो होती थी x। के क्या था यहाँ पे? रेट कांस्टेंट, और टी क्या होता था? वो पर्टिकुलर टाइम जिसमें ये रिएक्शन हुई है। तो मैं यहाँ टी हाफ निकालता होता था 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा, और वो बच्चों आप लोगों का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आता था a/2k, क्योंकि अगर मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने a ली है तो डीकम्पोज कितनी हो जाएगी? इनिशियल का हाफ आफ्टर टाइम t हाफ, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर ले लेता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता था बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन हमारा आता था के टी इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 a/a माइनस x आता था, और यहाँ से अगर मैं टी हाफ निकालता होता था तो टी हाफ आता था 0.693/k। वो सारा सोल्व करके अब मैं दोबारा नहीं बताने वाला, वो आप लोग पिछली वीडियोज़ में देख लेना, वो सारा सोल्व करके आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो लॉग की वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को याद करने को बोला था कि एटलीस्ट 1 to 10 तो आप वैल्यूज़ को याद रखा करो। log 1 0 होगा, log 2 कितना होगा? 0.3010, log 3 कितना होगा? 0.4771 होगा, log 4 2 का स्क्वायर करके निकाल लो, log 2 का स्क्वायर करके, वो सब आप लोगों को बताया था। देखो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ग्राफ आप लोगों को मैं सारे करवा चुका था बच्चों। बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ 10⁻³ पर सेकेंड। ये कहता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रेट कितना? 10⁻³ पर सेकेंड। अब ये पर सेकेंड है, वैसे तो आप ये देखो जो स्पेसिफिक रेट होता है वो बेसिकली क्या होता है? रेट कांस्टेंट की बात कर रहा है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, या रिएक्शन का ऑर्डर कुछ और है। आप यहाँ से यूनिट देख के बता सकते हो, और आप लोगों को मैंने बताया भी था रिलेशन कि आप रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकाल सकते हो। एक जनरल रिलेशन में आप लोगों को पहले बता चुका। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम? ये कहता है हाउ
मच टाइम, हाउ मच टाइम will it take for 10 gram of reactant to reduce, for 10 gram of reactant to reduce to 2.5 ग्राम। लो जी बच्चों, स्टेटमेंट पढ़ो पहले ध्यान से, क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट कांस्टेंट आप लोगों को दिया है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है 10⁻³ पर सेकंड। ये कहता है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 2.5 ग्राम। स्टार्टिंग में कोई रिएक्टेंट ए ले लिया मान लो, और उसकी अमाउंट उसने 10 ग्राम ली है। ये कहता है कि 10 ग्राम से घटकर वो कितना रह गया, 2.5 ग्राम रह गया। 10 ग्राम से घटकर 2.5 ग्राम रह गया। उसको कितना समय लगेगा 10 ग्राम से 2.5 ग्राम तक जाने के लिए, 10 ग्राम से 2.5 ग्राम तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आप लोगों को बताना है। अगर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 10⁻³ तो बच्चों रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी है 10⁻³ पर सेकंड। लो जी, क्लियर है। तो सबसे पहले अपना जो इसका रिलेशन है वो रिलेशन उठा लो, रिलेशन उठाओ। रिलेशन क्या कहता है ये देखो। अच्छा, ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है उसने 10 ग्राम, इनिशियल जो अमाउंट दी है 10 ग्राम दी है। अच्छा, ये क्या है, ये x है या a माइनस x है। रिड्यूस टू 10 ग्राम लिया था, 10 से घटकर कितना रह गया 2.5 ग्राम रह गया। 2.5 ग्राम बच गया, लेफ्ट है ये लेफ्ट क्वांटिटी है, तो a माइनस एक्स कितना आ जाएगा 2.5 ग्राम आ जाएगा। तो रिलेशन है जो वो है KT 2.303 log base 10 a बाय a माइनस एक्स। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। k की वैल्यू यहाँ कितनी है 10⁻³ पर सेकेंड। यूनिट साथ में रखा करो ताकि कट कटा के आप लोगों को ये पता चले कि लास्ट में यूनिट क्या बचेगी। अरे मेरे को टाइम निकालना है तो यहाँ सेकंड बचना चाहिए लास्ट में, ठीक है ना। तो इनटू t 2.303 लॉग a कितना है 10 ग्राम, a माइनस एक्स कितना है 2.5 ग्राम। ये ग्राम से ग्राम गया, पॉइंट हटा के ऊपर 100 कर देता हूँ और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो टाइम t 2.303 log 4 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बोला था log 4, इसको लिख सकता हूँ log 2 का स्क्वायर। 2 log 2 लिख दिया मैंने इसको, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो इसको लिख सकता हूँ 0.6020। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 0.6020, ठीक है ना। log 4 की वैल्यू 0.6020 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 10⁻³ पर सेकंड ऊपर जाएगा। तो जो ये आ जाएगा ये किस में आएगा, सारा का सारा सेकंड में आएगा। और ये सोल्व कर लेना बच्चों आप लोग, मैं इसको सोल्व करने में यहाँ टाइम खराब नहीं कर रहा, मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्टली। आंसर आ रहा है 1386.6 सेकेंड्स, ये आंसर आएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है जी बच्चों। ये था एक बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल। अब देखो नेक्स्ट करवाता हूँ एक और। एक केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इनिशियल रेट मेथड आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए। इनिशियल रेट मेथड से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो भी करवाता हूँ आप लोगों को मैं थोड़ी देर में। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं पहले। हाँ, कहता है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 600 सेकेंड्स। कहता है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 600 सेकेंड्स। 600 सेकेंड है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए रिमेन्स आफ्टर 30 मिनट्स। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए बोला है, ए यहाँ पे रिएक्टेंट है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए
ए बच्चों, ए व्हाट परसेंटेज ऑफ ए रिमेन्स आफ्टर 30 सेकेंड्स, रिमेन्स आफ्टर 30 सेकेंड्स, आफ्टर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड के बाद ए का कितना अमाउंट, कितने परसेंट अमाउंट ए का बच जाएगा। व्हाट परसेंट ऑफ ए रिमेन्स आफ्टर 30 मिनट है वहाँ, 30 हाँ मिनट पूछा हुआ उसने, आफ्टर 30 मिनट करो बच्चों यहाँ, आफ्टर 30 मिनट्स। लो जी ये पूछा हुआ है, तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है। उसने टी हाफ दे दिया, हाफ लाइफ पीरियड दे दिया उसने, हाफ लाइफ पीरियड दे दिया रिएक्शन के लिए टी हाफ, और ये कहता है कि 30 मिनट के बाद ए का कितने परसेंट बच जाएगा। उसने दिया टी हाफ, गिवन क्या है, गिवन है टी हाफ कितना 600 सेकेंड्स। अच्छा इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, यहाँ मिनट में दिया उसने, तो 600 सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, 60 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 10 मिनट। ये 10 मिनट की बात कर रहा है, तो टी हाफ यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 10 मिनट। हाफ लाइफ पीरियड कितना आ गया उसका, 10 मिनट आ गया, 10 मिनट आ गया उसका हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर रिएक्शन 30 मिनट के लिए चली है, कोई रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर जो 30 मिनट के लिए चली है, और देखो मान लो कुछ इस तरीके से है, ए किसी प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, ए 0 एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 एट टाइम टी इज इक्वल टू 30 मिनट के ऊपर सिचुएशन पूछ रहा है आप लोगों से। कहता है ये कितना बच गया, ये a माइनस एक्स पूछ रहा है कितना बच गया, और ये कितना बनेगा, ये x बन जाएगा। ये पूछ रहा है कितना बच गया, इस इनिशियल का कितने परसेंट बच गया। ठीक है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए रिमेन्स आफ्टर 30 मिनट्स। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, निकाल दो, इसमें क्या दिक्कत है। फॉर्मूला अप्लाई करो, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। लो जी, अब मुद्दा ये आता है कि मेरे को यहाँ के की वैल्यू नहीं पता, टी दिया है उसने, ठीक है, मेरे को निकालना है ए माइनस एक्स निकालना है, तो मेरे को के भी चाहिए होगा, टी भी चाहिए होगा। टी तो उसने दे दिया, बेसिकली कितना 10 मिनट है, तो यहाँ बेसिकली मेरे को के की वैल्यू निकालनी होगी, और ए तो अपने आप पता चली जाएगा लास्ट में। ठीक है ना, तो बेसिकली मैं यहाँ बच्चों के की वैल्यू निकालता हूँ। के कैसे निकलेगा, आप लोग जानते हो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है 0.693 डिवाइड बाई के, है ना, और टी हाफ दे दिया उसने, तो के की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, या आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ इधर आएगा, तो कितना आएगा 10 नीचे चला गया, 10 मिनट नीचे चला गया, तो पर मिनट हो जाएगा, के की यूनिट क्या हो जाएगी पर मिनट, तो यहाँ आ जाएगी 0.693 बाई 10, ये तो आ गया के पर मिनट में। ठीक है जी बच्चों, और टाइम बेसिकली अब उसने कितना दिया यहाँ टाइम वगैरह कि 30 मिनट बाद सिचुएशन बतानी है आप लोगों को, और 2.303 लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स। क्लियर है जी, तो इसको लिख देता हूँ 0.693 बाई 10 इंटू 30 डिवाइड बाई 2.303 लॉग ऑफ ए बाय ए माइनस एक्स। इसको यहाँ से काटने के बाद ये कट गया, यहाँ से 0 गया, ये यहाँ से काटने के बाद बचेगा 0.3010। अब ये कैसे बच गया सर 0.3010? बच्चों ये फैक्टर तो ना आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर का जब आप डेरिवेशन कर रहे थे वहाँ पे भी आया था। वहाँ क्या होता था, ये होता था देखो 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3010 है ना, डिवाइड में कितना है 2.303। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता था 0.693। अब ये फैक्टर है, ये यहाँ से कट गया तो बच गया क्या 0.3010 ही बचेगा, सीधी सी बात है। और 0.3010 इसका किस लॉग की वैल्यू होती थी, log 2 की वैल्यू होती थी। log 2 की वैल्यू कितनी होती थी 0.3010। तो क्योंकि दूसरे साइड log है, मेरे को यहाँ log लेके आना पड़ेगा, या आप जो भी अगर इसको आप मैथमेटिकल टर्म्स में निकाल देते हो, अभी ये आएगा 0.9030, उसका एंटी log लेके आप सॉल्व कर लेना, या ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। आप क्या करो, यहाँ इस 0.3010 की वैल्यू पुट कर दो log की टर्म्स में, तो इसको मैं log 2 लिख सकता हूँ।
इसको मैं log 2 लिख दूंगा। तो देखना क्या हुआ, यहाँ से बचा क्या, ये आ गया 3 और इसको मैंने लिख दिया log 2, तो ये हो जाएगा 3 log 2 इज इक्वल टू log a बाय a माइनस x। ये देखो x log y, तो ये क्या आएगा, x इसकी पावर में चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 की पावर 3 log a बाय a माइनस x, a बाय a माइनस x। बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसमें खास करके मेडिकल वालों को बोल रहा हूँ मैं, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया भी था, log y log x लिख दिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x की पावर y, या log x की पावर y है तो उसको लिख सकता हूँ y log x, है ना। तो वही तो किया है मैंने। अब ये क्या था, 3 आगे था तो ये था y log x, 3 उसकी पावर में चला जाएगा तो log x की पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं है। अब देखो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होगा, 8 होगा, तो इसको लिख सकता हूँ log 8 इज इक्वल टू log a बाय a माइनस x। यस और नो, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो 8 और a बाय a माइनस x, क्योंकि log से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे ठीक है, यहाँ भी log एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या बच्चों, ये आ गया आप लोगों का 8 इज इक्वल टू a बाय a माइनस x। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो a माइनस एक्स कितना आ जाएगा, a बाई 8 आ जाएगा। लो, यानी कि जो बचेगा वो इनिशियल का 8वां हिस्सा बचेगा, इनिशियल का 8वां हिस्सा बचेगा। मतलब अगर मैंने स्टार्टिंग में, मैं कहता हूँ मैंने 64 ग्राम लिया था तो उसका 8वां हिस्सा बच जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 8 ग्राम बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये देखो, अब उसने परसेंटेज में पूछा था, वो कह रहा था कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए विल रिमेन लेफ्ट आफ्टर 30 मिनट्स। तो आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल दो, लो भाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 पे गया, ये आ गया 2 आ गया बच्चों, और ये फिर अपना कितना आ गया, 12.5 आएगा यहाँ से काट के, तो कितना आ गया 12.5% ऑफ ए बच जाएगा, ए का 12.5% बच जाएगा, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ इतना टिपिकल नहीं है इसको करना। एक मेथड और है बच्चों, इनिशियल रेट मेथड है, पेपर में भी कई बार पूछा जाता है। रिएक्शन का ऑर्डर निकालने को बोलता है वो, कोई रिएक्शन की डिटेल आप लोगों को दे देगा और बोलेगा कि उस रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करो। किसी रिएक्शन की डिटेल आप लोगों को देगा, रिएक्शन की डिटेल कैसे देगा अभी बताता हूँ, देखो। देखो मेथड का नाम है बच्चों इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड। अब इसमें है क्या, ये कहता है बच्चों कि मान लो एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको, मैं एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ इनिशियल रेट मेथड से। कहता है a प्लस बी कंबाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसको, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार। a प्लस बी कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट p बना रहे हैं, a और b रिएक्टेंट है, ठीक है। तो उसने जो डाटा दिया है वो कहता है भाई, इसका कहना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a दिया है आप लोगों को, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a दिया है। दूसरा दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b दिया हुआ है आप लोगों को, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ b एंड रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, और दिया हुआ है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ये सारी डिटेल आप लोगों को दी हुई है। तो पहला जो केस है कहता है कि अगर A की कंसंट्रेशन है 0.10 मोलर और B की कंसंट्रेशन है 1 मोलर, 1 मोलर, मोलर आप लोग जानते हो मोलैरिटी है ना। तो कहता है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा यूनिट दिया इसने, देखो यहाँ ये कह रहा है पर सेकंड यूनिट है,
तो कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आप लोगों का आ रहा है 2.1 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है। सेकेंड केस ये कहता है कि अगर मान लो ए की कंसंट्रेशन 0.20 मोलर है और बी की कंसंट्रेशन आप लोगों को 1 मोलर दी है, तो कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों का आ रहा है वो आएगा 8.4 इंटू 10⁻³ अराउंड समथिंग। ठीक है। और थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड सिचुएशन बनती है, कहता है कि अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को कर दिया 0.20 मोलर और बी की कंसंट्रेशन को मैं कर रहा हूँ 2 मोलर, तो कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना रहेगा, वही 8.4 इंटू 10⁻³ ये 3 सिचुएशंस दी हैं बच्चों, ये 3 सिचुएशंस आप लोगों को दी हैं। कहता है कि अगर स्टार्टिंग में मान लो ए की कंसंट्रेशन इतनी है, बी की कंसंट्रेशन इतनी है, तो रिएक्शन का रेट इतना हो जाएगा। ठीक है। और कहता है कि अगर मान लो मैं ए की कंसंट्रेशन को इतना कर देता हूँ, बी की कंसंट्रेशन को मैं वही 1 मोलर रहने देता हूँ, तो रिएक्शन का रेट इतना हो जाएगा। कहता है अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को 0.20 मोलर कर रहा हूँ, वही 0.20 मोलर रख रहा हूँ, लेकिन बी की कंसंट्रेशन को मैंने कितना कर दिया, 2 मोलर कर दिया, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही रहेगा। तो जो ये पूछ रहा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है बच्चों, व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए और बी के विद रिस्पेक्ट रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल भी बताना है आप लोगों को, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बताओ क्या है। ये चीज़ें हैं भाई, बड़ा सिंपल है। इस तरीके के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, आप लोग यहाँ से 3 इक्वेशंस बनाओ, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करो, R इज इक्वल टू क्या होगा, K A की पावर अल्फा ले लो, A की पावर कितना ले लो बच्चों, अल्फा। अल्फा यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा, अल्फा यहाँ काम करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। मैं मान के चलता हूँ कि मान लो A का ऑर्डर मैंने अल्फा मान लिया और B का ऑर्डर मैंने बीटा मान लिया, अभी मेरे को नहीं पता कितना है, मैं अल्फा बीटा मान के उसको सोल्व कर रहा हूँ। तो रिएक्शन का रेट R के मैं लिख देता हूँ A की पावर कितना अल्फा, और मैंने बोल दिया कि B की पावर क्या बीटा। ऑर्डर मैंने मान लिया कि रिएक्शन का रेट R है, K क्या है, रेट कांस्टेंट है, A की पावर अल्फा, अल्फा इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड बीटा इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है। तो पहली कंडीशन को लेके चलता हूँ, पहली कंडीशन को लेके मैं पहले रिएक्शन का रेट लिख रहा हूँ। तो रिएक्शन का रेट कह रहा है कि कितना है, 2.1 इंटू 10⁻³ है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी बच्चों, के कंसंट्रेशन ए की कितनी है, ए की कंसंट्रेशन आप लोगों को दी है 0.10, इसकी पावर कितनी अल्फा। बी की कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर और इसकी पावर कितनी बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशंस बना लो बस यहाँ से और कुछ नहीं करना, और उन इक्वेशंस को डिवाइड करके आप निकाल दो आंसर, अल्फा बीटा निकल जाएगा। ये देखो सेकेंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी, कहता है अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया, ए की कंसंट्रेशन को कर दिया मैंने 0.20 की पावर अल्फा, और बी की कंसंट्रेशन वही 1 मोलर है, तो कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है। कहता है अगर मैंने वही ए की ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई बच्चों यहाँ से। कहता है अगर मैंने ए की कंसंट्रेशन को वही 0.20 मोलर रखा, लेकिन बी की कंसंट्रेशन को कितना कर दिया 2 मोलर कर दिया, तो 0.20 अल्फा और इसकी कंसंट्रेशन को 2 मोलर कर दिया, तो कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा 8.4 इंटू 10⁻³ रहेगा। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, वो तो निकालना ही पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तभी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता पाओगे। तो ये है बच्चों स्टेटमेंट, इसको नोट कर लेना। तो इसको तीनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं हम लोग। तीनों इक्वेशंस को सोल्व करने के बाद वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो करो सोल्व, डिवाइड करो इसको। तीनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। मैं कहता हूं कि मैं 2 डिवाइड बाय 1 कर देता हूं। पहले मैंने 2 को 1 से डिवाइड कर दिया। 2 कितनी थी 8.4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1 कितना है बच्चों 2.1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये कितना है यहाँ k है और a की वैल्यू है 0.20 की पावर कितना अल्फा और b है 1 की पावर कितना बीटा, डिवाइड बाय इधर भी क्या आ रहा है k आ रहा है, और ये आ रहा है बच्चों
0.10 की पावर कितना अल्फा और 1 की पावर कितना आ रहा है बीटा। ये 1 की पावर बीटा से 1 की पावर बीटा गया, k से कितना जाएगा k जाएगा बच्चों, ये कट गया, ये कट गया, ये देखो 4 पे घटेगा, यहाँ से ये कट गया और ये कितना आ गया 2 आ गया। तो 4 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना अल्फा, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और ये कितना है बच्चों, ये है 2 की पावर कितना अल्फा। कंपेयर करूंगा, बेस सेम है तो बच्चों पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई, लो जी अल्फा निकल गया 2, यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया 2 आ गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया 2। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल देता हूं। देख लो बच्चों, यहां से अगर आप क्या करते हो ना, 2 को अगर 1 से डिवाइड कर रहे हो तो बीटा वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है ना। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैथमेटिकल पार्ट है, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है तो बीटा वाली बचेगी, तो मैं कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ इसको मैं 3 को 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 3 को डिवाइड करता हूँ मैं 2 से, तो ये क्या है 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइड बाई 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू के, और ये कितना है 0.20 की पावर कितना अल्फा और 2 की पावर कितना है बीटा डिवाइड बाई के 0.20 की पावर कितना है अल्फा और 1 की पावर कितना है बीटा। के से के गया, लो जी भाई ये कट गया सारा, ये कट गया, ये क्या 1 आया बच्चों काट के 1 और ये आ गया 2 की पावर कितना आ गया यहाँ से बीटा, 2 की पावर 1 की पावर बीटा, कितना भी हो 1 ही आएगा ये तो 2 की पावर बीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 1 को, अरे किसी की भी पावर 0 कितना आएगा 1 आएगा, तो 2 की पावर 0 इज लो जी 2 की पावर कितना बीटा। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो बीटा के विद रिस्पेक्ट बी के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 0 और ए के विद रिस्पेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 2 है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों ये कितना आएगा, यह आएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा कितना है 2 और बीटा इज 0, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी और ए के विद रिस्पेक्ट 2 ऑर्डर आ जाएगा, बी के विद रिस्पेक्ट कितना आएगा बच्चों 0। तो ये था बच्चों आप लोगों का इनिशियल रेट मेथड। तो प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना इनिशियल रेट मेथड की, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर न्यूमेरिकल्स करके देखना। जो भी प्रॉब्लम आती है मेरे को सेंड करो बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में, वो प्रॉब्लम आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर देंगे। ओके जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।